गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा कक्षा 12 की हिंदी के विषय में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बेटा टोटल 35 मार्क्स का पूरा पेपर बताऊंगा कि आपको क्या क्या तैयार करना चाहिए कि आपके 100 में से 35 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएं। इसी तरह के मैं आगे के वीडियो में आपको पूरा 100 नंबर तक का बता दूंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में केवल हम 35 नंबर की बात करेंगे, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन जो आता है बेटा बहुविकल्पी आता है। कौन सा आता है बेटा? बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है। इसमें 5 क्वेश्चन गद्य से पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चन आपके पद्य से पूछे जाते हैं बेटा। एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 10 नंबर के तो बहुविकल्पी आएंगे। कौन से बहुविकल्पी आपको तैयार करने हैं, देखो ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। आपको जो है बेटा, मैं आज की इस वीडियो में 20 बहुविकल्पी क्वेश्चनों को कराऊंगा और इन 20 में से कम 3 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको जरूर अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। इसमें से मैंने एक तो पेपर 10 लाए हूँ मैं। 2022 का सेट नंबर है 302 DU। इस सेट के पूरे 10 क्वेश्चन हैं, इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। इस साल इस सेट से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अब हम चलते हैं बेटा, इस सेट के कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है। पहला क्वेश्चन है बेटा, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? आनंद कादम्बिनी, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, दिन मौन। तो याद रखना बेटा, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा जो संपादित पत्रिका है उसका नाम है ब्राह्मण। उसका नाम क्या है बेटा? ब्राह्मण। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है ब्राह्मण। नेक्स्ट, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? साहित्य लोचन, साहित्य सहचर, त्रिवेणी, आलोचक की आस्था। याद रखना बेटा, रामचंद्र शुक्ल की रचना है जो, वो है त्रिवेणी। कौन सी है बेटा? त्रिवेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कौन सा कह रहा है बेटा, कर्म भूमि किस विधा की रचना है? कर्म भूमि किस विधा की रचना है? आपकी उपन्यास है, निबंध है, कहानी है, आलोचना है। तो याद रखना बेटा, कर्म भूमि जो है हमारा एक उपन्यास है। कर्म भूमि हमारा एक क्या है बेटा? उपन्यास है। नेक्स्ट, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, विद्यानिवास मिश्र। तो याद रखना बेटा, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं आपके जैनेन्द्र कुमार। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है बेटा? जैनेन्द्र कुमार हैं, जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा, वो सॉरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है आपकी? कवि वचन सुधा, उचित वक्ता, भरत मित्र या सरस्वती। तो याद रखना बेटा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित पत्रिका है उसका नाम है सरस्वती। कौन सी पत्रिका है बेटा? सरस्वती। नेक्स्ट बेटा, पद्मावत का रचना काल है। पद्मावत का रचना काल क्या है बेटा? आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है। इसको मैं नहीं करा रहा बेटा, ये आपका HW है। जो भी इसका सही आंसर हो वो आपको कमेंट में जरूर लिख देना है कि पद्मावत का रचनाकार कौन सा है, आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है या आधुनिक काल है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा, सरोज स्मृति के रचयिता हैं। सरोज स्मृति के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या अज्ञेय। तो याद रखना बेटा, सरोज स्मृति के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला। सरोज स्मृति के रचयिता कौन है बेटा? सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित कवियों में से कौन छायावादी युग के कवि नहीं है? निम्नलिखित कवियों में से कौन छायावादी युग के कवि नहीं है? नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो याद रखना बेटा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये तीनों छायावादी युग के कवि हैं। तो कौन नहीं है बेटा? नागार्जुन। आपके नागार्जुन जो है छायावादी युग के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है, निम्न में से किस कवि ने, निम्न में से किस कवि ने रीत काल में वीर रस में रचना की? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा कवि है जो रीत काल का कवि है और उसकी रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है? किसकी प्रधानता है बेटा? वीर रस की। घनानंद, पद्मावत, बिहारी लाल, भूषण। तो याद रखना बेटा, रीत काल के वो कवि हैं आपके भूषण। भूषण की रचनाओं में वीर रस की ज्यादा से ज्यादा आपको प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट आइए,
तार सप्तक के संपादक थे। तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञेय, धर्मवीर भारती, दिनकर, गिरिजा कुमार माथुर। तो याद रखना बेटा, तार सप्तक के संपादक थे अज्ञेय, और इन्होंने संपादन कब किया था बेटा? 1943 में। ये भी याद रखना, कई बार आ जाता है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो वो प्रकाशन वर्ष कौन सा बेटा? 1943 है। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके हो गए। किसके हैं बेटा? 2022 के पेपर के हैं, सेट नंबर 302 DU। अब हम 10 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों करेंगे। बस इन 20 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से रट लीजिए। इसमें से मिनिमम आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को अपने पेपर में मिलेंगे। चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है बेटा, ये भी वाला क्वेश्चन जो है बेटा, ये 2022 में 302 सेट नंबर DV में आया था। क्वेश्चन क्या था बेटा? सरस्वती पत्रिका का संपादन किस युग में हुआ था? जो सरस्वती पत्रिका है उसका संपादन किस युग में हुआ था? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, शुक्ल युग में, शुक्लोत्तर युग में। तो याद रखना बेटा, सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था बेटा द्विवेदी युग में। कब हुआ था? द्विवेदी युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, राम वृक्ष बेनीपुरी, विद्यानिवास मिश्र। तो याद रखना बेटा, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। कौन बेटा? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है अशोक के फूल, राष्ट्र का स्वरूप, कविता क्या है, तुम चंदन हम पानी। तो याद रखना बेटा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखा गया निबंध है वो है कविता क्या है। कविता क्या है, ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु किस विधा की रचना है आपसे पूछा जा रहा है कि जो अजात शत्रु है वो किस विधा की रचना है? जीवनी है, नाटक है, संस्मरण है, या आपकी आत्मकथा है। तो याद रखना बेटा, अजात शत्रु जो है वो हमारा एक नाटक है। अजात शत्रु हमारा एक क्या है बेटा? नाटक है। नेक्स्ट, अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की रचना कौन सी है? ये पूछा गया है। शेखर एक जीवनी, विचार प्रवाह, पृथ्वी पुत्र, मेरे विचार। तो याद रखना बेटा, अज्ञेय की जो रचना है वो शेखर एक जीवनी। ये किसकी रचना है बेटा? अज्ञेय की। अगर हम बात करें विचार प्रवाह की, तो ये रचना है बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ये रचना किसकी बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। इसको याद रखना है। पृथ्वी पुत्र की अगर हम लोग बात करें तो ये रचना है बेटा आपकी किसकी? वासुदेव शरण अग्रवाल की है। ये किन की रचना है बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल की है। और अगर मैं बात करूं मेरे विचार, तो ये रचना है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की। ये किसकी रचना है बेटा? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है बेटा, कबीर दास प्रमुख कवि हैं निर्गुण काव्य धारा के, सगुण काव्य धारा के, प्रगतिवादी काव्य धारा के, प्रयोगवादी काव्य धारा के। तो याद रखना बेटा, कबीर दास जो प्रमुख कवि हैं वो किसके हैं बेटा? निर्गुण काव्य धारा के हैं। किस काव्य धारा के बेटा? निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है? जो बिहारी लाल हैं वो हमारे वो जो अपनी रचनाएं की वो किस छंद में की हैं आपसे ये पूछा जा रहा है। चौपाई में, दोहा में, कुंडलियों में, सवैया में। तो याद रखना, बिहारी लाल की जो रचना है वो आपकी दोहा छंद में की गई है। किसमें की गई बेटा? दोहा छंद में की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? नौका विहार जो कविता है उसका संबंध किस नदी से है? गंगा नदी से है, यमुना नदी से है, सरस्वती से है, घाघरा से है। तो याद रखना बेटा, नौका विहार कविता का संबंध आपका गंगा नदी से है। किस नदी से बेटा? गंगा नदी से है। नेक्स्ट, प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि कौन है? प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि आपके कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, गिरिजा कुमार माथुर। तो याद रखना बेटा, प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। कौन है बेटा? गिरिजा कुमार माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंसू काव्य में प्रधान रस है करुण रस, शांत रस, वीर रस, हास्य रस। तो याद रखना बेटा, आंसू रस में प्रधान रस है आपका करुण रस। कौन सा है बेटा? करुण रस। तो ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन कराए हैं। इन 20 बहुविकल्पी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आप तैयार करिएगा। इनसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको अपने पेपर में जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपने अगर इतना तैयार कर लिया तो 10 नंबर तो आपके हो गए बेटा बहुविकल्पी के।
अगले जो 10 नंबर मिलेंगे वो आपको मिलेंगे बेटा गद्यांश के। इसमें एक आपको गद्यांश दिया जाएगा जिसको पढ़ के आपको उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके आपको उत्तर देने होंगे। तो गद्यांश होगा, उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 10 नंबर का आपका पूछा जाएगा। जैसे हम बात करें बेटा इसकी, देखिए इस तरह से दिया जाएगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश क्या है पहले उसको पढ़ लेते हैं। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आत्मन एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपको अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। ये आपका एक पूरा का पूरा बेटा क्या दिया गया है, गद्यांश दिया गया है। अब इसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको उत्तर लिखने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। जैसे इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उपर्युक्त जो गद्यांश दिया गया है इसके पाठ का नाम लिखना है और उसके लेखक का नाम लिखना है। तो याद रखना बेटा, हम ये जो आपने गद्यांश पढ़ा वो किसका है बेटा, हम और हमारा आदर्श, हम और हमारा आदर्श पाठ से लिया गया है। ये किससे लिया गया है बेटा, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हम और हमारा पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक कौन है बेटा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। जिसके लेखक आपके कौन है बेटा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसके लेखक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको 2 नंबर वहां से मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि रेखांकित गद्यांश का आशय स्पष्ट करना है। तो ये जो रेखांकित गद्यांश है बेटा, जिसके नीचे रेखा बनी है, इसका आपको अर्थ लिखना है, आशय स्पष्ट करना है कि इस पंक्तियों के द्वारा कभी क्या वो लेखक आपको क्या कहना चाहता है। तो देखिए रेखांकित पंक्तियों की आशय कैसे है बेटा, रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहता है कि किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात काम करते हुए उसके ऊब कर उसे अधूरा नहीं छोड़ देना चाहिए। जैसे आप कोई काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप उसको बिल्कुल ऊब जाएं कि अब इस काम को नहीं करना, उसको बीच में ही छोड़ दें। इसके लिए प्रकृति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यदि आप अपने आसपास देखें तो आपको ऐसे प्रकृति के बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जो कि पूर्ण होते दिखाएंगे, यानी प्रकृति अपने किसी काम को अधूरे मन से नहीं करती है। यानी कि आप आसपास का ही देखें तो प्रकृति कई ऐसे काम हैं जिनको वो पूर्ण करके ही छोड़ती है, आधे अधूरे में छोड़ती नहीं है, आधे अधूरे में छोड़ती नहीं। उदाहरण मिल जाएंगे जो कि पूर्ण होते दिखाई देते, यानी प्रकृति अपने किसी काम को अधूरे मन से नहीं करती है। आप किसी फूल के बाग में ही पहुंच जाइए, वहां आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम ने अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ा। क्योंकि अगर मौसम उसको अधूरा छोड़ देता तो वो फूल खिल ही नहीं पाता। क्या नहीं हो पाता बेटा, खिल नहीं पाता। ठीक, आगे देखिए इसके, फिर आप अपने ऊपर की ओर देखें तो आपको यह ब्रह्मांड इस तरह विस्तृत दिखाई देता है जिसका कोई अंत नहीं है, जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। तो ये हो गया बेटा आपका जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की क्या मानता है। लेखक की भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की क्या मानता है, ये आपको लिखना है। तो भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की मानता है कि भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच नहीं है। तो लेखक ये कहता है कि जो भौतिक समृद्धि की चीजें हैं उनकी मानता या इच्छा रखना कोई गलत चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं
को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए, कि लेखक के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए, लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को न्यूनतम स्वीकार करना चाहिए, मतलब कम से कम उनका उपयोग करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन बेटा, भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है। तो भौतिक समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है। इस तरह से एक गद्यांश दिया जाएगा जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके आपको आंसर लिखने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो 10 नंबर आपके ये हो गए। अब देखिए आगे, अब अगला क्या होगा बेटा, इसी के बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पद्यांश से। बेटा किससे पूछा जाएगा, एक पद्यांश दिया जाएगा, उसमें भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेटा कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 5, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने को बेटा, 2 अंक का, यानी कि टोटल 10 नंबर का यहाँ से आएगा। तो अगर आप बहुविकल्पी गद्यांश और पद्यांश इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके पूरे के पूरे कितने नंबर कंफर्म हो जाएंगे बेटा, 30 नंबर आपके बिल्कुल हिंदी में फिक्स हो जाएंगे, कि 30 नंबर लाने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए, एक मैं आपको पद्यांश का उदाहरण दिखा देता हूं बेटा। जैसे देखिए, ये दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी पे जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या विशेष बचा था कुछ ना, और इस मन में कुछ मूल नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा, ठूके मुझ पर त्रिलोक भले ही ठूके, जो कोई जो कहे सके कहे क्यों वो चूके। तो ये आपको एक बेटा पद्यांश दिया गया है। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे बेटा, कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। उपर्युक्त जो ये आपका पद्यांश आपने पढ़ा है, इसके शीर्षक क्या है और इसको किस कवि ने लिखा वो लिखना है। तो देखिए, उपर्युक्त पद्यांश साकेत शीर्षक से अवतरित है। जो ये आपको पद्यांश दिया गया वो किससे है बेटा, साकेत शीर्षक से अवतरित है। और इसको किसने लिखा है बेटा, इसे कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। किसने लिखा है बेटा, मैथिली शरण गुप्त ने इसको लिखा है। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, उपर्युक्त पद्यांश में किसके किससे किसका संवाद हो रहा है। ये 2 बार यहाँ पे छप गया बेटा, एक बार है उपर्युक्त पद्यांश में किससे किसका संवाद हो रहा है। तो याद रखिए बेटा, उपर्युक्त पद्यांश में कैकेयी का राम से संवाद हो रहा है। किसका बेटा, कैकेयी का राम से संवाद हो रहा है। नेक्स्ट, वे ज्वलित भाव किसमें जगे थे। वे ज्वलित भाव किसमें जगे थे। तो वे ज्वलित भाव कैकेयी में जले थे। किसमें जले थे बेटा, कैकेयी में जगे थे। नेक्स्ट और लास्ट, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो ये जो रेखांकित अंश है बेटा, कुछ मूल्य नहीं वात्सल मात्र क्या तेरा, पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा। ठीक है, तो ये जो रेखांकित अंश है जिसके नीचे रेखा बनी, तो इसकी आपको व्याख्या करना है। इसकी क्या करना है बेटा, व्याख्या करना है। तो देखिए, इन पंक्तियों में कैकेयी की विवशता व पश्चाताप का वर्णन है। कैकेयी अपना अधीर मन भी प्रश्न पूछती है, क्या मेरे मन में वात्सल्य भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं है, किंतु हाय आज स्वयं मेरा पुत्र ही मुझसे पराये की तरह व्यवहार करता है। बस इतना इसका अर्थ है। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, पश्चाताप की अग्नि में कौन जल रहा है। तो पश्चाताप की अग्नि में कैकेयी जल रही है। तो आप अगर इतना लिख देंगे तो आपके ये 10 नंबर बिल्कुल यहाँ से पूरे हो जाएंगे। ठीक बेटा, अब हम चलते हैं आगे। देखिए और क्या आपसे पूछा जाएगा, इसके बाद आपसे बेटे पूछे जाएंगे मुहावरे। क्या पूछे जाएंगे बेटा, मुहावरे। मुहावरे आपके 2 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के बेटा, 2 नंबर के। और इसमें क्या होगा, एक मुहावरा दिया जाएगा, 2 मुहावरे दिए जाएंगे बेटा, उनके आपको अर्थ लिखना होगा और एक वाक्य प्रयोग करके आपको उनको सही से बताना होगा कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक, तो मैं 1-2 आपको करके दिखा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। 5 मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको समझिए किस तरह से आप करेंगे मुहावरों को। कौन कौन से मुहावरे हैं जो आपको बेटा तैयार करना है, इस तरह से आपसे वहां क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कितने नंबर का, 2 नंबर का। हमें आज की क्लास में बेटा 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना है। 5 कौन कौन से हैं बेटा, अंधे की लाठी, आंख का तारा होना, अपना उल्लू सीधा करना, नाक काटना, अक्ल का दुश्मन होना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा अंधे की लाठी। किसकी बात करते हैं बेटा, अंधे की लाठी की।
अगर मैं बात आपसे करूं बेटा इसके अर्थ की, अंधे की लाठी का अर्थ क्या होगा, तो याद रखना बेटा इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी का मतलब होता है बेटा एक मात्र सहारा। अंधे की लाठी का अर्थ क्या होगा बेटा, एकमात्र सहारा। अब इसका वाक्य प्रयोग करना है बेटा, तो हेडिंग डाल लेंगे वाक्य प्रयोग। अब वाक्य प्रयोग कैसे होगा ध्यान से देखिए। माता पिता की मृत्यु के बाद, माता पिता की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद बेटा, माता पिता की मृत्यु के बाद रमेश ही अपने छोटे भाई बहनों का एकमात्र सहारा है। एक वो भाई बहनों का, भाई बहनों के लिए, भाई बहनों का एकमात्र सहारा है, भाई बहनों का एकमात्र सहारा है। अर्थात अपने भाई बहन की अंधे की लाठी है। ठीक है, तो यहाँ से पता लगा जैसे ही मृत्यु हो गई रमेश के माता पिता की, तो अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनका वो एकमात्र सहारा है। अब नेक्स्ट देखिए अगला क्या है बेटा, आंखों का तारा होना। अगला है बेटा आपके पास आंखों का क्या होना बेटा, तारा होना। तो आंखों के तारा होने का मतलब होता है बेटा बहुत प्रिय होना। आंखों के तारा होने का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत प्रिय होना। तो अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ तो हो जाएगा बेटा बहुत प्रिय होना। अर्थ हो जाएगा बेटा बहुत प्रिय होना। अब इसका बेटा वाक्य प्रयोग करना है। इसका क्या करना है बेटा, वाक्य प्रयोग। अब देखिए वाक्य प्रयोग कैसे हम करेंगे, तो लिखेंगे बेटा चंदन अपनी माँ के आंखों का तारा है। चंदन अपने माँ के आंखों का तारा है। ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है बेटा, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है बेटा अपना काम निकालना। अपना काम निकालना, तो इसका अर्थ लिखेंगे सबसे पहले बेटा। अर्थ हो जाएगा बेटा अपना काम निकालना। अर्थ इसका क्या हो जाएगा बेटा, अपना काम निकालना। अपना काम निकालना अर्थ हो जाएगा इसका बेटा अपना काम निकालना। अब इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। वाक्य प्रयोग। अब वाक्य प्रयोग कैसे होगा बेटा, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग अपने माँ बाप को भी, अपने माँ बाप को भी, माँ बाप को भी धोखा देने से नहीं चूकते हैं। 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 ठीक, ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। नेक्स्ट क्या है बेटा, नाक कटना। नाक कटना का मतलब होता है बेटा बदनामी होना। नाक कटने का मतलब क्या होता है बेटा, बदनामी होना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे बेटा, नाक कटने का मतलब होता है बेटा अगर हम अर्थ लिखें, अर्थ तो है इसका बेटा बदनामी होना। बदनामी होना। ठीक, अब वाक्य प्रयोग कैसे करें बेटा, वाक्य प्रयोग ध्यान से ध्यान से। परीक्षा में नकल कराते हुए, नकल
कराते हुए पकड़े जाने पर उमेश की सबके सामने नाक कट गई। ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया बेटा कि परीक्षा में नकल कराते हुए पकड़े जाने पर उमेश की सबके सामने नाक कट गई। ठीक बेटा, चलते हैं लास्ट में। लास्ट क्या कह रहा है बेटा? अक्ल का दुश्मन। लास्ट क्या है बेटा? अक्ल का दुश्मन का मतलब होता है बेवकूफ़ी भरे काम करना। अक्ल के दुश्मन का मतलब होता है बेटा बेवकूफ़ी से काम करने वाला। तो इसका अर्थ हो जाएगा अक्ल के दुश्मन का बेवकूफ़ी से काम करने वाला। बेवकूफ़ी से काम करने वाला। बेवकूफ़ी से काम करने वाला। अब इसका अर्थ प्रयोग देख लीजिए कैसे करेंगे। यह वाक्य प्रयोग इसका बेटा देखिए, इसका वाक्य प्रयोग हम कुछ इस तरह से करेंगे कि तुम उसे कितना भी समझा लो, कितना भी समझा लो, वह नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। अक्ल का दुश्मन जो ठहरा। तो ये इसका बेटा हो गया वाक्य प्रयोग। तो इस तरह से आपको संधि विच्छेद लोग मुहावरों को याद कर लेना है अच्छी तरह से, इन 5 को समझ लेना। अब आगे हम चलते हैं बेटा। देखिए, अब आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा संधि विच्छेद। 3 नंबर में क्या पूछा जाए बेटा? संधि विच्छेद। आपको एक वाक्य दिया होगा और उसके 4 आपको संधि विच्छेद किए जाएंगे और उनमें से आपको ये बताना है कौन सा संधि विच्छेद उसका जो है वो सही है, कौन सा संधि विच्छेद उसका सही है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से वहां आपसे पूछा जाता है, इस तरह से कि निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे पहला दिया है बेटा पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद होगा। ये क्वेश्चन 2022 में 302 डीबी में पूछा गया था कि पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकाल प्लस लय, पुष प्लस तकालय, पुस्तक प्लस आलय। तो देखिए ध्यान से, पुस्तक का संधि विच्छेद क्या होगा? ध्यान समझिए बेटा, पुस्तकालय का संधि विच्छेद होता है बेटा पुस्तक प्लस आलय। क्योंकि यहाँ पर छोटा आ बेटा, यहाँ से छोटा आ और यहाँ से बड़ा आ, और जब ये दोनों आ के मिलेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा बड़ा आ। और यहाँ पे संधि कौन सी होगी बेटा? याद रखना, स्वर संधि होगी। कौन सी होगी बेटा? स्वर संधि। तो ये हमारा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए नंबर। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट कह रहा बेटा तथेति का संधि विच्छेद क्या होगा? तथा प्लस इति, तथ प्लस इति, तथा प्लस इति, तथाई प्लस टी। तो ध्यान से देखिए बेटा, तथेति, तथेति का संधि विच्छेद होता है बेटा आपके पास तथेति का है ना, तो तथेति का हो जाएगा बेटा तथ प्लस इति। क्या हो जाएगा बेटा? तथा प्लस इति। अब यहाँ पे क्या है? था का बड़ा आ और इसका बेटा ई, बड़ा आ और ई मिलके बनाते हैं बेटा ए। क्या बनाते हैं बेटा? ए। और ए का संधि विच्छेद यहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा तथेति। भाई था बड़ा आ और ई हट जाएगा और उसकी जगह ए हो जाएगा तो तथेति। और ये कौन सी संधि है बेटा? तो गुण संधि है। यहाँ पे कौन सी संधि है बेटा? गुण संधि है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा। नायक का सही संधि विच्छेद है नय प्लस अकह, नाय प्लस कह, ने प्लस अकह, ना प्लस यकह। तो ध्यान से देखिए, नायक की बात कर लेते हैं। ये है नायक बेटा। नायक का संधि विच्छेद होता है बेटा नय प्लस अकह, नय प्लस अकह। क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा? इसका आएगा बेटा आय और इसका आएगा आ।
आय और आ मिल के बनाएगा आय, क्या बना लेगा आय, तो ये हो जाएगा बेटा नायकाय, क्या हो जाएगा बेटा नायकाय, ये हो जाएगा नायकाय। और संधि कौन सी है बेटा यहाँ पर, तो याद रखना अयादि संधि है। कौन सी बेटा, अयादि संधि है यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। वो कह रहा है साक्षर का संधि विच्छेद है। साक्षर का संधि विच्छेद क्या है, सा प्लस अक्षरा है, सा प्लस क्षर, साक्ष प्लस रा, से प्लस क्षर। तो याद रखना बेटा साक्षर का संधि विच्छेद हो जाएगा सा प्लस अक्षर, सा प्लस अक्षर। छोटा आ और छोटा आ मिल के बना लेगा बेटा बड़ा आ, तो हो जाएगा साक्षर। और यहाँ पे संधि कौन सी होगी बेटा, दीर्घ संधि होगी। कौन सी होगी बेटा, दीर्घ संधि हो जाएगी। चलते हैं आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे, जो आपको एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद दिखा देता हूं। और वो है बेटा नरेंद्र का सही संधि विच्छेद है। नरेंद्र का, नर प्लस इंद्र, नरा प्लस इंद्र, ना प्लस रेंद्र, नरे प्लस इंद्र। तो देखिए नरेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा बेटा नर प्लस इंद्र है, नर प्लस इंद्र है भाई। छोटा आ और छोटी ई की मात्राएं जब आपस में मिलेंगी तो ये बनाएगा ए, और अगर ए बनेगा तो क्या हो जाएगा बेटा नरेंद्र। और ये कौन सी संधि बेटा, गुण संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बेटा, गुण संधि। तो ये आज आपकी क्लास के मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको सारे लोकोक्तियां या मुहावरे, संधि विच्छेद, बहुविकल्पी क्वेश्चन, गद्यांश पद्यांश आपको करा दिया है। इनको अच्छी तरह से तैयार करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।